हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ईआरपी क्या होता है। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ईआरपी कॉन्सेप्ट और ईआरपी सॉफ्टवेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी क्या क्या डिटेल्स होती हैं उनके बारे में टोटली। ये जो टॉपिक है ये आपके इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेरी सॉल्व हो जाए तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके पूरा अंत तक देखिएगा। और जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, आई होप वो सब सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी जब तक हम इस वीडियो को खत्म करेंगे तब तक। ओके, शुरू करते हैं। So, what is ERP? ERP is also called as Enterprise Resource Planning. तो जैसा कि ये नाम लिखा है, ऐसा ही इसका काम है। ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से वर्क करता है। एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब होता है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क करता है, इसलिए यहाँ से हम एंटरप्राइज से ये पता लगाते हैं कि किस टाइप की इंडस्ट्री है ये। इस आइदर इट इज अ मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या फिर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज का मतलब उस व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ये। रिसोर्सेस, यहाँ पर 5M लिखा हुआ है। इस 5M का मतलब सबसे बड़ा है यहाँ पर। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पता करेंगे कि ये 5M का मतलब एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर। देन यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आपके जो जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज को मैंने 5M लिखा हुआ है, जिसका मतलब मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, ये सब है। अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा आपको। प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके जो जो रिसोर्सेज हैं, आपको उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो जो रिसोर्सेज हैं, आप उसको किस तरीके से प्लान करते हैं, किस प्रोसीजर से यूज करते हैं। दैट कम्स अंडर द ERP, अंडर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज ERP रिसोर्सेज? जो 5M जो आपका है, ये नेक्स्ट स्लाइड उसके बारे में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको रन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, रिसोर्सेज, वो होता है। ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? सबसे पहला होता है आपके मैन, यानी कि आपके एम्प्लॉयज। कितने टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं आपके? सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, आपके प्रोडक्शन, जो पावर प्लांट में लोग काम कर रहे होते हैं। तो हर टाइप के आपके जूनियर स्टाफ होते हैं, आपके क्लर्क्स होते हैं, वॉचमैन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या मैन पावर है, दैट कम्स अंडर मैन, आपके एम्प्लॉयज। तो नेक्स्ट है आपका मशीन्स। आपकी कंपनी किस टाइप की मशीन्स का यूज करती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, ये मशीन्स डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। यानी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मगर वो किस टाइप की कंपनी है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसके इक्विपमेंट्स अलग होंगे। अगर एक छोटी स्टील कंपनी है, उसके इक्विपमेंट अलग होंगे। सपोज मान लीजिए कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके इक्विपमेंट्स अलग होंगे। तो ये मशीन्स डिपेंड करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के ऊपर। नेक्स्ट है आपका मनी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, दैट कम्स अंडर द मनी। ये सब आपके रिसोर्सेज है। मटेरियल, आप किस टाइप के मटेरियल में डील करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आपकी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपका मटेरियल मटेरियल जो होगा स्टील होगा। सपोज आप एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर PVC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या रबड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपका मटेरियल डिपेंड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप। ओके, नाउ हमारा लास्ट रिसोर्स है मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेथड होता है, इस मेथड के बेसिस पे ही आपकी कंपनी रन करती है। यानी कि जो आपकी मेन रिसोर्सेस है, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, इन सबको यूटिलाइज किस मेथड से करना है, दैट कम्स अंडर, किस प्रोसीजर से करना है, दैट कम्स अंडर मेथड।
आई थिंक आपके समझ में आया होगा। तो ये जो, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कितने रिसोर्सेज होते हैं, देन यू नीड टू से कि एवरी कंपनी हैज 5 M's। ओके, आज के टाइम पे 2 एक्स्ट्रा M भी जुड़ चुके हैं, जिसमें एक आपका मोटिवेशन है और एक आपका मैनेजमेंट है, वो भी जुड़ चुका है, पर जो बेसिक्स है वो ये 5 ही। ओके, नाउ अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो हमने 5 M's देखे थे उसमें एक मेथड था। ओके, तो एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली देयर विल बी 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल आएंगे। उन तीनों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मेथड एग्जैक्टली मेथड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक ये बाइक राइडर है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, तो क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है ए से बी तक जाने का? बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि डायरेक्टली वो ए टू बी जाए, यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, जो कि आसान लग भी रहा है। ये डिस्टेंस आपकी 400-500 किलोमीटर्स है, तो इतना लंबा कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता। तो बीच में उतर के थोड़ी देर का ब्रेक वो ले सकता है, ठीक है, कुछ खाने पीने के लिए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो सी पे स्टॉपेज ले, देन सी के बाद बी पे जाए। अकॉर्डिंग टू हिम ये उसका बेस्ट प्लान हो सकता है, जिसके जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी रहे। ठीक है, ये एक और तरीका हुआ। सेकंड, सॉरी थर्ड, मान लीजिए कि उसे कुछ खाना भी है और कुछ बाजार से शॉपिंग भी करना, तो वो 2 स्टॉपेज ले सकता है। यहाँ डी पॉइंट पे उसने कुछ खाया, देन ई पॉइंट में उसने कुछ परचेजिंग किया, देन वो बी पॉइंट पे दोबारा पहुंचा, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसकी बी है। पर नाउ इस केस में उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो है ADEB। जब उसे कुछ खाना था उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे था ACD, और जब उसे कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उसे ड्राइव करना है, तो बेस्ट पॉसिबल वे हुआ उसका ATD। तो ये डिपेंड किया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट राइडर। सो राइडर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो बेस्ट पॉसिबल वे था वो चेंज हुआ। इन द सेम मैनर किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी कंपनी के मेथड चूज करती है कि वो किस तरीके से अपनी कंपनी को ऑपरेट करना चाहते हैं। ओके, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1, 2, 3, तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और तीनों कंपनियां आपकी जो बनाती हैं वो बनाती हैं कार्स। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो कार है, और तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ठीक है, पर एक डिफरेंस है तीनों में, कि जो फर्स्ट कंपनी है वो सब कुछ अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही बनाती है, यानी कि वो बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करती, क्योंकि उसको अपनी मार्केट वैल्यू बाजार में बना के रखनी है। वो कभी भी बाहर से कोई माल परचेज करके, सपोज अगर कुछ गलत आ गया, तो वो अपनी इंडस्ट्री का फेम और जो उसकी वैल्यू है वो खत्म नहीं करना चाहती मार्केट। इसलिए उसने बाहर से कुछ भी परचेज नहीं किया और सब कुछ अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर किया। सेकंड कंपनी, वो अपनी कंपनीज के अंदर A to Z जो अपनी कंपनी का आइटम, कार का आइटम है, वो सब कुछ प्रोड्यूस करती है इंस्टेड ऑफ टायर्स। उसका टाई अप है किसी टायर की कंपनी के साथ, और वो उस टायर की कंपनी से परचेज करती है और अपनी जो पूरी एंड प्रोडक्ट उसका कार का जनरेट हो जाता है उसमें असेंबल करके टायर्स को, और फिर वो बेचती। ओके, थर्ड कंपनी है, वो सब कुछ प्रोड्यूस करती है कार का, बस टायर और इंजन्स बाहर से परचेज करती है। ओके, और इन दोनों को असेंबल करके वो फिर उस कार को बेचती है। तो लास्ट में जो उनका प्रॉफिट जनरेशन होगा वो सभी को होना है। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग ये उनका बेस्ट पॉसिबल
तरीका था ऑपरेट करने का, क्योंकि फर्स्ट कंपनी के पास सारी की सारी मशीन्स अवेलेबल थी, तो उसने बाहर से कुछ भी परचेज नहीं किया, तभी उसने प्रॉफिट जनरेट किया अपनी मार्केट वैल्यू की बेसिस पर। सेकंड कंपनी के पास सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, पर अगर वो कार प्रोड्यूस कर रही है तो उसको टायर्स के लिए भी अलग से पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्टॉल करना पड़ता। तो उसने सोचा कि बजाय इंस्टॉल करने के मैं बाहर से परचेज कर सकती हूँ, तो उसने सिर्फ अपना ये कॉस्ट कटिंग करके अपनी कारों को बेचना शुरू किया, तब भी उसने प्रॉफिट जनरेट किया। थर्ड कंपनी है, उसने टायर्स और इंजन्स दोनों को मैन्युफैक्चर ना करते हुए सोचा, क्योंकि अगर वो टायर करेगा तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए, और अगर इंजन भी प्रोड्यूस करती है उसके लिए भी एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो उसने बोला कि मैं इन दोनों को ना यूज करके बाकी सब कुछ प्रोड्यूस करता हूँ, अदर देन दीज टू, इनको मैं परचेज करूंगा और इनको असेंबल करके मैं फिर बेचूंगा। स्टिल इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो तीनों कंपनी सेम कार प्रोडक्शन में है और तीनों मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, पर अलग अलग मेथड को यूज करके। आई होप आपको ये एग्जांपल से भी समझ में आया होगा कि मेथड क्या होता है। मेथड कि अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो ये नेक्स्ट एग्जांपल से शायद मेरे ख्याल से पूरी तरीके से आ जाएगा। एग्जांपल 3। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चाहिए मनी। ठीक है, या तो ये खुद का मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ये मार्केट से लोन ले सकते हैं। ओके, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शन में से, यानी कि इन दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड वो चूज करेगी, ये कंपनी डिपेंड करेगा, कंपनी के पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा। नाउ एम्प्लॉइज, कि जो नया यूनिट आप डालने वाले हो उसके लिए आप ऑन रोल एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट टू हायर लेना चाहते हो। ठीक है, नाउ मशीन्स, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या तो आप अपने लिए पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरा पूरा लगा दीजिए, सारी की सारी मशीन्स को परचेज कर लीजिए। अदरवाइज जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन्स हैं उनको ना लगाते हुए आप कुछ प्रोडक्ट्स बाहर किसी वेंडर से ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास। ठीक है, लास्ट है मटेरियल। अब मटेरियल आप किसी इंडियन कंपनी से भी परचेज कर सकते हो, और आपको अगर हाई क्वालिटी का मटेरियल चाहिए तो आप फॉरेन से भी परचेज कर सकते हो। तो मेथड आपको क्या दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है। रिसोर्सेस आपके देखिए 5M ही हैं, पर यहाँ पर जो आपको रिसोर्सेज शो हो रहे हैं दैट इज 4, मनी, मैन, मशीन्स एंड मटेरियल। पर इनको कंबाइन कौन कर रहा है, वो 5th M, दैट इज मेथड। यानी कि अब मेथड के थ्रू आप चूज कर सकते हो, ओके हम मार्केट से लोन लेंगे, देन हम कॉन्ट्रैक्ट टू हायर करेंगे, ओके हम किसी और वेंडर से ले सकते हैं माल को प्रोड्यूस करवा के, और हम फॉरेन से ही परचेज करेंगे। अब समझ में आया आपको कि मेथड क्या रोल प्ले करता है किसी ईआरपी कॉन्सेप्ट के अंदर। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अभी तक मैंने कोशिश किया आपको बाय एग्जांपल बाय स्लाइड्स आपको समझाने की ईआरपी को। नाउ आप यहाँ से समझिए, अगर आपको कोई डेफिनेशन बोलना है इंटरव्यूज के अंदर तो आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। व्हाट इज ईआरपी? ईआरपी इज अ कॉन्सेप्ट used by different organizations to utilize their resources. Resources means 5M in a best possible way to maximize their profit margin. जो अल्टीमेट आपका जो एम है दैट इज आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज ही होना चाहिए। सो जो मैंने बोला था वही लिखा है ये, कि जो ईआरपी है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके वो एक कॉन्सेप्ट है। बट इस ईआरपी सॉफ्टवेयर, ईआरपी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। नाउ सो ईच कंपनी हैव दोस 4M, यानी कि मैन, मनी, मटेरियल्स
and machines. Okay, 4M. But the only difference is method, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है. नाउ हम बात करते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में. ERP software system collects most of the organization data on a single server. So when it collecting information of all activities going on in the organization, on the same time making this information available to the other parts. इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक ERP सर्वर के अंदर हमेशा आपके इनपुट और आउटपुट चलता रहता है. कहीं से इंफॉर्मेशन कुछ आएगी और कहीं पे ERP सॉफ्टवेयर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चल रही होती है वो एट अ टाइम चल रही होती है, यानी कि एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी, एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन ईआरपी के थ्रू किसी को दी जा रही होगी. ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. मैं आपको इतने एग्जांपल क्यों देता हूँ, इसका रीजन यही है क्योंकि एग्जांपल से इंसान सबसे ज्यादा समझता है. देखिए, एक हमारा एक एफएनआर डिपार्टमेंट होता है. ओके, जो हमारा फोरकास्ट एंड रिसर्च भी बोलते हैं जिसको. ओके, उसने प्रेडिक्ट किया कि हमें फ्यूचर में 5 लाख पीसीस की जरूरत पड़ने वाली है. ओके, तो इसने अपडेट किया आपके किसको, ईआरपी सर्वर को. अब ये ईआरपी सर्वर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपडेट करेगा कि आप अपना मैन्युफैक्चर थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए क्योंकि हमें इतने पीसीस की जरूरत पड़ेगी. अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है वो हमेशा वर्क करता है रॉ मटेरियल पर. तो उसको रॉ मटेरियल यानी कि आपके स्टोरेज डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा क्या हमारे पास इतना मटेरियल है जिससे कि हम इतना प्रोड्यूस कर पाए. अगर मटेरियल होगा देन मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी. ओके, अगर नहीं हुआ, सपोज स्टोर आपका चेक कर रहा है और उसको कुछ इस तरीके का प्रोसीजर दिखता है. देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं इस स्लाइड के बिल्कुल लास्ट में जाके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, पर अभी आप इससे समझ लीजिए कि इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमें मटेरियल की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. अभी इतना समझ लीजिए, लास्ट में बिल्कुल आपको मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा. तो यहाँ से उसे पता चला स्टोर को कि हमें मटेरियल की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. तो उसने ये इंफॉर्मेशन ईआरपी सर्वर को भेजा. ईआरपी सर्वर इस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराएगा आपके परचेज डिपार्टमेंट को. परचेज डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा वेंडर को कि हमको मटेरियल चाहिए. वेंडर आपके अपडेट करेगा दोबारा से ईआरपी सर्वर को कि ओके, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ मगर मुझे पेमेंट चाहिए. ठीक है, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ मगर मुझे पेमेंट रिलीज कराइए. तो ईआरपी सर्वर अगेन इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को. फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट होगा वेंडर को, वेंडर आपके स्टोर में प्लेस कर देगा. ओके, अब ये जो प्रोसीजर ये तो चल ही रहा है साइड पर कंपनी जो है आपकी काम भी कर रही है. 5,000 पीसेस का उसने आपके एफएनआर ने प्रोडिक्शन दिया, पर अभी करंट में भी तो जो आपके पीसी से प्रोड्यूस हो ही रहे हैं तो उनका भी सेल चल ही रहा होगा. ओके, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट्स को बेचे जा रहा है आपके कस्टमर्स को. ओके, और कस्टमर भी आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को पेमेंट करते रहेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपकी ईआरपी सर्वर पे भी स्टोर होती रहेगी. तो अब यहाँ पे जो आपका ईआरपी सर्वर है, यहाँ पे एक ही टाइम पे वो इंफॉर्मेशन ले भी रहा है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को. तो आई थिंक आपके ये पर्टिकुलर लाइन समझ में आई होगी इस एग्जांपल के थ्रू. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ व्हाट इज ईआरपी सॉफ्टवेयर. ईआरपी सॉफ्टवेयर आर एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म company used to manage and integrate the essential part of their business. Means उनकी कंपनी में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितने वो डिपार्टमेंट्स को यूज करते हैं और किस किस डिपार्टमेंट को वो अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर किस डिपार्टमेंट को ईआरपी के थ्रू वो कनेक्ट करना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका the advantage of ERP software is that it can include or exclude the required department module from the system design. अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस ये है कि इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. ठीक है,
एक और एग्जांपल जिससे आपके बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चाहती है कि उसके जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपस में ईआरपी के थ्रू कनेक्ट रहे। सो जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल का फ्लो रहेगा वो उन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में काफी तेज रहे, यानी कि आपकी मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बहुत ही रियल टाइम के अंदर फ्लो हो सके, जिससे आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहे। पर एट द सेम टाइम वो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं अपने सेल्स के बारे में कि हम कितना मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, कितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ। ओके, तो ईआरपी आपको इस चीज के लिए हेल्प करता है कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक ईआरपी सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे टीएम का मतलब है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, पीपी का मतलब है प्रोडक्शन प्लानिंग, एमएम का मतलब है मटेरियल्स मैनेजमेंट, पीएम का मतलब है प्लांट मेंटेनेंस, क्यूएम का मतलब है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट और डब्ल्यूएम का मतलब है वेयरहाउस मैनेजमेंट। ओके, सो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका वर्क कर रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। नाउ, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा की पूरी जो सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ये ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि इनके अंदर जो डेटा का फ्लो होगा वो रियल टाइम में होगा, यानी कि विद इन माइक्रो सेकेंड्स होगा। ओके, बट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। बट हाँ, अगर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी भी मटेरियल की, यानी कि कुछ भी बहुत तेजी से प्रोड्यूस करना है, तो इनको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ। तो इन्होंने कहा कि हो क्या अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग इंटरेक्शन करेंगे अपने मटेरियल्स मैनेजमेंट को, जिससे हम उनको बता दें कि आपको क्या क्या मटेरियल परचेज करना है, इतनी क्वांटिटी में परचेज करना है जिससे कि आप इतनी सर्टेन क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सके। तो इन्होंने एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा उस मैनेजमेंट ने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके थ्रू आपने ईआरपी सर्वर से अपने बाकी के जो अनवांटेड सिस्टम को हटा दिया। और अगर आप इसी ईआरपी सर्वर के अंदर कुछ और मॉड्यूल्स को ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किस मॉड्यूल्स के लिए ईआरपी यूज करना चाहते हैं और किस मॉड्यूल को हम उस ईआरपी सिस्टम से हटाना चाहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आई थिंक आपकी ये लाइन भी समझ में आया होगा। नाउ देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वी कैन मेंटेन डेटा, monitor the data and manage its flow centrally in real time। मेंटेन डेटा का मतलब होता है कंपनीज के अंदर कुछ मास्टर डेटा होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शनल डेटा होते हैं। ठीक है, तो मास्टर डेटा जो होते हैं वो लंबे टाइम के लिए मेंटेन किए जाते हैं, और जो ट्रांजेक्शनल डेटा होते हैं वो फॉर इंस्टेंट जनरेट होते हैं, डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे जनरेट होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मॉनिटर द डेटा, मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अगर आप डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका मटेरियल कहीं से कहीं फ्लो हो रहा है, तो वो आपके प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जो सिस्टम डेटा जनरेट कर रहा है वो एक्चुअल में सही हो भी रहा है कि नहीं। जैसे कि आपने एक परचेज ऑर्डर जनरेट किया, तो वो परचेज ऑर्डर किसी रिक्वायर्ड कंपनी ने किसी रिक्वायर्ड कस्टमर या सॉरी किसी रिक्वायर्ड वेंडर से खरीदा, तो वो इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर हो रही है या नहीं हो रही है, या किसी और कंपनी का डेटा तो आपके उस परचेज ऑर्डर में नहीं आ रहा इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंडर। तो ये आपका जो मॉनिटरिंग है ये भी एक बैक एंड वर्क होता है। थर्ड, कि आप जो मैनेज कर रहे हैं डेटा, जो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपका डेटा जनरेट कर रहे हैं, वो आपका सेंट्रली सेव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है आपके ईआरपी सिस्टम के अंदर। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि
ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डेटा को मेंटेन भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, और जो आपका उसका फ्लो है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है, जो एंड डेटा है, वो आपका सेंट्रली सेव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर ये काम अच्छे से करता है, ये तीनों रिक्वायरमेंट अगर फॉलो होती हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो आपका डेटा भी सेव कर ही रहा है, आपके एक्चुअल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन रन हो रहे हैं उनको भी मॉनिटर कर रहा है। देन आपका जो लास्ट में ट्रांजेक्शन के बाद जो डेटा बनता है वो आपका सेंट्रली सेव हो रहा है। तो आपका सिस्टम आपके बिजनेस को बेस्ट पॉसिबल तरीके से हैंडल कर सकता है। जो जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो सकती हैं। नेक्स्ट, so through ERP software we can integrate the different areas of organization such as planning, purchasing। ये आपके ऑलरेडी समझ में आई थिंक आ गया होगा, बट ये आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए याद रखने के लिए हैं, कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप वन बाय वन बोल सके, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सको हमें कि डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज है वो आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्लान बजट। यस, देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि एफएनआर टीम, तो जो एफएनआर टीम है जो आपकी ये जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, ये आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देख के प्लान करते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपका बजट एलोकेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगर ये डिपार्टमेंट्स आपके ईआरपी के थ्रू सेंट्रली कनेक्टेड ना हो, ईआरपी अगर सॉफ्टवेयर आपको इन सब चीजों का ऑप्शन प्रोवाइड ना करे, तो आपको एट अ टाइम पता चलेगा, जैसे कि आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, देन आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। ईआरपी सिस्टम के थ्रू आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर एक मॉड्यूल है, वो आपको आपके प्रीवियस कंजम्पशंस के बेसिस पे या फिर मार्केट ट्रेंड के ऊपर, कि आपने पिछले साल किस टाइम पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आपने सेल किया था, या फिर आपके हर 3 महीने बाद कंपनी की सेल में आज सडनली उछाल आता है। ओके, तो वो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करके देगा कि ये दिस टाइम ऑफ ईयर चल रहा है, इस टाइम के आपको इतने ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले से ही आप इन सब चीजों का अरेंजमेंट करके रखिए। दैट इज अ मेन पर्पज ऑफ एफएनआर। ओके, तो ये जो लाइन है, इसको आप दिमाग में याद रखिएगा कि हम ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर कैन बी क्लाउड बेस्ड, ऑन प्रीमाइसेस एंड हाइब्रिड ऑफ द टू ऑल्सो। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको क्लाउड बेस्ड यूज कर रहे हैं, मीन्स योर वर्किंग एज अ रिमोटली, मीन्स कहीं भी रह के आप काम कर सकते हैं, या फिर आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर ऑन प्रीमाइसेस ही वर्क करेगा, या फिर दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। यानी कि आप रिमोटली भी काम कर सकते हो, कंपनी में रह के भी काम कर सकते हो, या फिर आप कंपनी और बाहर दोनों तरीके से रह के काम कर सकते हो। ये जो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। विदाउट ईआरपी कंपनीज टेंड टू ऑपरेट इन सिलोस। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये रहेगा कि हर एक कंपनी का जो डेटा है वो उसके पास ही रहेगा, और वो अपने डेटा को, जैसे कि आज के ट्रांजेक्शन, कल के ट्रांजेक्शन, परसों के ट्रांजेक्शन, वो अपने पास ही रखेंगे, और जब आप उनसे मांगने जाओगे तभी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हर एक कंपनी के पास अपना इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर वो फाइल्स में सेव कर सकते हैं, पर सेंट्रली आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअली मूव करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट के पास। सपोज आप चाहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर दे, कि कितना कितना आपने पैसा कंपनी के अंदर आया या फिर गया, तो वो ईआरपी से कनेक्टेड नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको इंडिविजुअली जाके पता करना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट से पता करना है कितना माल खरीदा तुमने, तो वो उनके पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कितना खरीदा। अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा तो वो रियल टाइम में सब कुछ अपडेट होता रहेगा, सेंट्रली आपको पता चलता रहेगा। पर अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो वो सब के सब अकेले अकेले काम करेंगे, यानी कि उनका डेटा इंडिविजुअली उनके पास से हो। सिर्फ इतना मतलब इस लाइन का। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है मार्केट में अदर देन एसएपी, उनके नाम आपको याद रखने हैं इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं
कि क्या क्या नाम है, वो क्या किस तरीके से वर्क करते हैं वो नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपको कुछ नाम पता है जो अदर देन एसीपी है ईआरपी में, तो आप इनका नाम ले सकते हैं। बस याद रखिएगा इसको। आई थिंक ये सारी लाइन आपके क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, ये लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट आर सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, can integrate few departments together, but when it comes to the handle the data at very large scale। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है इस लाइन का, कि जो ईआरपी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, जहां पर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत कम है, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत कम है, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम है, मशीन्स बहुत कम है, तो जहाँ पर डेटा ही आपका बहुत स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। पर सडनली आप बोलो कि हमारे पास एक कंपनी है जिसकी 8 to 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे हमारे पास 2 लाख एम्प्लॉय टोटल काम करते हैं, उनकी सैलरी इतनी जनरेट होती है, हम लोग 1000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। अगर आप ये बोले, किसी भी स्मॉल स्केल जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो नहीं हैंडल कर सकता उसको। तो ईआरपी जो सॉफ्टवेयर तो है, पर वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करने का उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि जितने भी ईआरपी सॉफ्टवेयर है उनमें कुछ डिपार्टमेंट्स आपके इंटीग्रेट हैं, जैसे कि आपके सेल्स है, परचेज है, और आपके फाइनेंस है, एचआर है, ये सब कुछ है। पर सपोज हम बात करते हैं आपके रिटेल सेक्टर का, वो नहीं कर पाएगा। सपोज हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नहीं कर पाएगा। सर्विस रिलेटेड मैनेजमेंट, अगर आप उसका बात करेंगे तो वो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, यानी कि उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है इन सब चीजों की। पर आप चाहते हैं कि टोटली टोटल एक स्ट्रक्चर की तरह मेरा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर काम करे, तो वो केवल और केवल आपके पास एसएपी ही ऑप्शन है, क्योंकि एसएपी ने आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रखा है। मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए कि एसएपी कितने ऑप्शंस प्रोवाइड करता है आपको। ये अभी फ्यू नंबर्स ऑफ आपके मॉड्यूल्स है, इससे कई ज्यादा मॉड्यूल्स अभी एसएपी देता है, पर क्योंकि इतने ही बहुत रहेंगे समझने के लिए आपके। तो अब बात करते हैं हम उस ग्राफ की जो मैंने आपको बोला था मैं समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो देखिए, कंपनी के अंदर किस तरीके से कंजम्पशन होता है उस चीज को हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। तो ये जो हमारा वाई एक्सिस पे स्टॉक है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। ओके, यहाँ पर हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल शो किया कि हमारे पास जब इन्वेंट्री आती है और हम अपना वेयर हाउसेस में स्टॉक को स्टोर कर लेते हैं, तो हमारा लेवल कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम इतना जाता है। ठीक है, और दिस इज बफर स्टॉक लेवल। इसका मतलब जब हमारे पास सारी की सारी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कंपनीज हमेशा क्या करती हैं कि एक बफर स्टॉक अपने पास हमेशा रखती हैं। यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वो आपके लिए बफर स्टॉक रखती है, पर ये यूजुअली यूज नहीं होते। इसके पहले ही इसके पहले ही जैसे अगर हमारा स्टॉक मैक्सिमम टू बफर स्टॉक से थोड़ा सा पहले तक अगर लेवल डाउन चला जाता है, तो उससे पहले ही हमारी कंपनी अपना स्टॉक दोबारा से फिलअप कर लेती है। मतलब वो बफर स्टॉक तक जाने ही नहीं देता। ये केवल और बफर स्टॉक जो होता है वो केवल और केवल इन इमरजेंसी सिचुएशंस यूज होता है, यानी कि जब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तभी यूज होगा। अब आपको समझना है ये क्या है। ये है आपका कंजम्पशन कर्व। ये कैसे चलता है, देखिए, इनिशियली आपके पास मैक्सिमम स्टॉक था। ओके, टाइम आपका जा रहा है, तो शुरुआत में जब आपके पास वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस में मैक्सिमम स्टॉक है और यहाँ पर आपका टाइम 0 है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आप अपने कंपनी के अंदर उसको यूज करते जाएंगे स्टॉक को, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक डाउन जाएगा आपका।
और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तभी तो स्टॉक को कंजम्पशन करेंगे। तो यहाँ पे टाइम बढ़ेगा और स्टॉक कम होता जाएगा, यानी कि ये हमेशा डाउनवर्ड साइड में आएगा कंजम्पशन का। स्टॉक कम हो रहा है और टाइम बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक पहले ही एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, यानी कि आपके बफर स्टॉक तक वो आने ही नहीं देते। उनको जब पता चलता है कि हमारा रीऑर्डर लेवल पहुंच गया है, तो उस रीऑर्डर लेवल से पहले ही वो लोग आपके फिलअप कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे ही स्टॉक हमारा लेवल इस रीऑर्डर लेवल पहुंचेगा, द कंपनी विल गोइंग टू प्लेस अ परचेज ऑर्डर फॉर द वेंडर। तो जब वेंडर के लिए उन्होंने परचेज ऑर्डर जनरेट कर दिया, इसका मतलब आपका मटेरियल आने के लिए शुरुआत हो गया। तो मटेरियल आने से लेके और स्टॉक फिलअप होने तक जो टाइम जाता है उसे हम बोलते हैं लीड टाइम। ओके, देखिए अगर मटेरियल तब आया जब तक पूरा बफर स्टॉक खत्म हो गया, तो इट विल बी कॉल्ड एज लीड टाइम। अगर मटेरियल रीऑर्डर पॉइंट में जो ऑर्डर आपने प्लेस किया वहां से लेकर बफर स्टॉक के इस पॉइंट तक, अगर इस पॉइंट तक आपका स्टॉक फिलअप हो गया, वो दोबारा से मैक्सिमम क्वांटिटी पहुंच गया, देन दिस टाइम विल बी कॉल्ड एज लीड टाइम। है, लीड टाइम का मतलब होता है कि जितने टाइम में आपने रीऑर्डर लेवल पे आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और कितने उसी टाइम के अंदर जो मटेरियल आपके वेंडर से रिलीज होके आपकी कंपनी में स्टोर हो गया। ओके, तो ये आपका लीड टाइम होता है। तो आई थिंक आपका जो कंफ्यूजन था ईआरपी और ईआरपी सॉफ्टवेयर को लेके, वो दूर हो गया होगा, और आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं आपकी सॉल्व हो गई होंगी ईआरपी और ईआरपी सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट से रिलेटेड। इससे आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है क्लासेस ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।